इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन, फर्स्ट है CH3CHO, सेकेंड CH3CN, थर्ड है CH3I। करो इसे ट्राई। बेसिकली CH3CHO है, तो CHO मतलब एल्डिहाइड। तो यहाँ पे इस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्डेड, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सेकंड वाले में हाँ बिल्कुल CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें भी पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा आएगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। थर्ड है CH3I, सी, इसमें तो एक ही कार्बन है एंड वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है। ठीक, चलो आगे करते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, सेशन में डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले हमने कहाँ तक किया है, हमने इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स देख लिए हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो एक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, क्या डेफिनेशन हो सकती है साक्षी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की? कुछ आइडिया? देखो इसमें these are the compounds, these are unstable compounds, unstable इंटरमीडिएट्स क्या थे, जो रिएक्शन के बीच में बनते थे और रिएक्शन खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते थे। तो these are the unstable compounds which are formed during the reaction, which are formed during the reaction जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं and are consumed before the end of reaction, yeah, before completion of reaction. Good out. ऐसे ही था ना कि अपना रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट पे अटैक कर रहा था अटैकिंग रिएजेंट, उस अटैक से क्या मिल रहा था, इंटरमीडिएट, फिर वो इंटरमीडिएट हमें क्या बना के दे रहा था, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन के बीच में बनता है, रिएक्शन खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है। गुड आउट। तो हमको भी डेफिनेशंस बनाई थी कल, और अभी ये वाली ये पॉसिबिलिटी 1 से है या 2 से?
चाहे वो पॉसिबिलिटी 1 हो चाहे वो पॉसिबिलिटी 2 हो, दोनों में ही। अच्छा, पॉसिबिलिटी 1 में ही इंटरमीडिएट बनता था, पॉसिबिलिटी नंबर 2 में तो क्या मिलता था, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 से आएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1 में रिएक्शन के बीच में हमने एक इंटरमीडिएट बनाया था CH3 प्लस। जो CH3 प्लस बनाया था वो इंटरमीडिएट था, वो फर्स्ट स्टेप में बनाया था और सेकंड स्टेप में उसको यूज कर लिया था, तो रिएक्शन के बीच में बना और रिएक्शन खत्म होने से पहले इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हमने नाम दिया है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कोई दिक्कत? सर वो Cl-1 था, इसमें CH3 प्लस Cl-1 था, वो भी इंटरमीडिएट। नहीं, वो तो लीविंग ग्रुप है। इनिशियली हमने क्या किया था कल कि CH3Cl है अपने पास, तो हमने आयोडीन को लगाने के लिए क्लोरीन को बाहर निकाला था। तो जिस ग्रुप को हम बाहर निकाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो जब लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया तब अपने को एक सब्सटेंस मिला जिसको हमने नाम दिया है इंटरमीडिएट। एंड लीविंग ग्रुप। अब तुम ध्यान से देखो कि मैंने क्लोराइड को इंटरमीडिएट क्यों नहीं बोला, क्योंकि इंटरमीडिएट वो तो पड़ा ही है रिएक्शन के एंड तक भी। सेकेंड स्टेप में मिथाइल यूज हो गया, लेकिन क्या क्लोराइड यूज हुआ? वो तो रिएक्शन में अभी भी पड़ा है मतलब। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज जो रिएक्शन के बीच में बनी, रिएक्शन खत्म होने से पहले खत्म हो गई, तो वो तो सिर्फ CH3 प्लस है जो रिएक्शन के बीच में बन रही है, एंड रिएक्शन खत्म होने से पहले क्या हो रही है, यूज भी हो रही है। क्लियर? नोट करो इसे। अब इसके बाद हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। टोटल 4 तरह के होते तो 5 तरह के हैं, लेकिन हम बेसिकली 4 तरह के स्टडी करेंगे। एक होता है कार्बोकटायंस, एक होता है कार्बनाइंस, कार्ब अनायंस, ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा बेसिकली। एक होता है कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बोकटायन, कार्बनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, एंड लास्ट इज कार्बीन्स। ऊपर वाले 3 इन CBSE हैं, CBSE में सिर्फ ये 3 ही हैं। ये CBSE में नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो कार्बोकटायन से शुरू करते हैं। कार्बोकटायंस। कार्बोकटायन क्या होगा बेसिकली, एक इंटरमीडिएट जिसमें एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर ही नाम से हो रहा है, कार्बोकटायन, कार्बन के ऊपर कटायन, और इसके 3 बॉन्ड्स बने हुए होंगे। इसके कितने बॉन्ड्स बने हुए होंगे? 3 बॉन्ड्स। ठीक, कोई दिक्कत? तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोकटायंस आर द इंटरमीडिएट्स, कार्बोकटायंस are the intermediates in which positive charge is carried by carbon atom, positive charge is
carried by carbon atom with 6 electrons in immediate surrounding. With 6 electrons in immediate surrounding. या हम कह सकते हैं 3 कोवलेंट बॉन्ड्स. तीन बॉन्ड्स हैं. 3 बॉन्ड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड पॉजिटिव चार्ज है. साक्षी इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओगी कार्बन की? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे हाइब्रिडाइजेशन? 1:2:2. वो तो कॉन्फ़िगरेशन होती थी. हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 sp3d वो सब चीजें. नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते थे केमिकल बॉन्डिंग में. एंड इस कार्बन के आसपास हमें क्या चेक करना है? सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स. कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3. लोन पेयर्स 0. तो नेट वैल्यू 3 आई. तो एक हम वैल्यू दे देते थे S को और 2 दे देते थे P को. तो इट इज एन sp2 हाइब्रिड कार्बन. It is a sp2 हाइब्रिड कार्बन. ये हमेशा sp2 हाइब्रिड होता है. sp2 हाइब्रिड है विद 0 लोन पेयर, तो ये प्लेनर होगा. थर्ड पॉइंट, इट इज प्लेनर इन शेप. sp2 विद 0 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर होता था. प्लेनर है. शिक साक्षी को दिक्कत इसमें? अगर ट्रायंगुलर प्लेनर है तो इसके बॉन्ड्स बेसिकली हम ऐसे बना सकते हैं. इसकी शेप असली में कुछ ऐसे रहती है. ट्रायंगुलर प्लेनर. अगर ट्रायंगुलर प्लेनर है तो एंगल कितना होगा साक्षी? बॉन्ड एंगल्स 120. टोटल 360 है तो हर एक एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा. ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है साक्षी? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. तो थर्ड लास्ट आएगा, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. नोट करो इसे, फिर आगे करते हैं. ऑफ कार्बोकेटाइन. स्टार्टिंग की हेडिंग थी टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स. टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में पहला इंटरमीडिएट हमने स्टडी किया कार्बोकेटाइन. अब कार्बोकेटाइन के टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पूरे ऑर्गेनिक में यूज करेंगे, रिएक्शंस वगैरह में भी. बेसिकली नेमिंग है एक तरह से. देखो, एक ऐसा कार्बन, एक बार समझ लोगे तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं आएगा, जिसपे तीनों के तीनों हाइड्रोजन है. हमने कहा कि एक कार्बन जिसने 3 बॉन्ड बनाए हैं और पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बोकेटाइन है. तो मैंने पहली पॉसिबिलिटी लगाई कि तीनों के तीनों क्या हैं? हाइड्रोजन. अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल
कार्बोकटाइन को मैं सीसी से लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में रिप्रेजेंटिंग कार्बोकटाइन विद सीसी। कोई जनरलाइज्ड शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, ठीक। तो मिथाइल कार्बोकटाइन, अगर हम एक आर ग्रुप लगा दें, आर मतलब कार्बन चेन है, वेयर आर इज एनी कार्बन चेन, यहाँ पे आर इज एनी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन होगा उसके अंदर, कार्बन चेन। ठीक, अगर उसके साथ एक कार्बन लगा है, बाकी के 2 हाइड्रोजन हैं, और पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा, तब हम उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकटाइन। 1 डिग्री कार्बोकटाइन, 1 डिग्री क्यों? क्योंकि इसके साथ एक ही आर ग्रुप लगा है, जितने आर ग्रुप उतनी डिग्री, या प्राइमरी कार्बोकटाइन, प्राइमरी कार्बोकटाइन। अगर मैं 2 आर ग्रुप्स लगा देता हूं तो वो क्या बन जाएगा? अगर मैं 2 आर ग्रुप्स लगा देता हूं तो वो बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकटाइन, या सेकेंडरी कार्बोकटाइन। क्लियर? कोई डाउट? और अगर मैं तीनों के तीनों आर ग्रुप्स लगा देता हूं विद अ पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम बोला करेंगे टर्शियरी कार्बोकटाइन या 3 डिग्री कार्बोकटाइन। क्या क्वाटरनरी कार्बोकटाइन पॉसिबल है साक्षी? क्या क्वाटरनरी कार्बन पॉसिबल है? चलो कार्बन की हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल यहीं पे ये तो हो गए बेसिक क्लासिफिकेशन। एक है मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। उसके बाद कुछ स्पेशल कैटेगरी आती है। अगर मैं बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन लगा देता हूं, बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली मैंने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, बाकी कुछ भी हो, चाहे यहां कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन लगा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकटाइन। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन डायरेक्टली attached to benzene having positive charge. Clear? कोई डाउट? बेंजाइल के अपने बाद आता है अलाइल। अगर कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ वाले कार्बन पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, अगर उसके साथ वाले कार्बन पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, तो ये बनेगा अलाइल कार्बोकटाइन। कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ carbon directly attached with double bonded carbon has positive charge. And last है विनाइल कार्बोकटाइन। अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, तब ये बनेगा विनाइल, विनाइल कार्बोकटाइन। डबल बॉन्डेड कार्बन has positive charge.
क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है साक्षी? कोई दिक्कत? बेसिकली ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री में 2 आर ग्रुप, 3 डिग्री में 3 आर ग्रुप। बेंजाइलिक में बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ठीक, उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अलाइलिक डबल बॉन्ड का पड़ोसी विनाइलिक डबल बॉन्ड वाला ही पॉजिटिव चार्ज हो जाए। नोट करो इसे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस। क्लासिफाई following carbocation as 1 degree, 2 degree, 3 degree benzylic, allylic और vinylic। चलो बताओ ये 6 स्ट्रक्चर्स। क्लासिफाई दीज एज बेंजाइलिक, अलाइलिक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और विनाइलिक। ट्राई करो। मिनट। फर्स्ट का विनाइलिक कैसे? डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड कहाँ है बच्चे? H2C सॉरी ट्राई करते हैं। सेकंड का है 2 डिग्री। 2 डिग्री बिल्कुल, ये 2 कार्बन से लगा होगा। 2 डिग्री। थर्ड सर 2 डिग्री। क्या इसको बेंजाइलिक बोलेंगे? नो सर नहीं बोलेंगे। ठीक। फोर्थ सर फोर्थ का बेंजाइलिक। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, ये बेंजाइलिक तो है ही है, साथ ही साथ ये 2 कार्बन से भी लगा है, तो बेंजाइलिक के साथ साथ मैं इसको 2 डिग्री भी क्लासिफाई कर सकता हूँ। बेंजाइलिक एंड 2 डिग्री। क्लियर? सर थर्ड वाला तो सिर्फ 2 डिग्री है ना? हाँ, वो सिर्फ 2 डिग्री है। अगर ये बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे होता पॉजिटिव, तब हम इसको बेंजाइलिक बोल देते, लेकिन ये तो दूर है, दूर है तो ये बेंजाइलिक तो नहीं है, तो ये सिर्फ 2 डिग्री है। फिफ्थ 3 डिग्री। 3 डिग्री। अगला
3 डिग्री के साथ ये अलाइलिक भी है, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो 3 डिग्री के साथ साथ ये अलाइलिक भी है। कोई दिक्कत? क्लियर? सिक्स, दोनों मेंशन करना है। हाँ, मेन हमारे लिए अलाइलिक आएगा। जब मैं स्पेशल नाम की बात कर रहा हूँ अलाइलिक बेंजाइलिक, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना आना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा डोमिनेट करेंगे आगे जाके। 3 डिग्री को तो हम पीछे छोड़ देंगे। मतलब अगर तुमने स्पेशल वाला मेंशन नहीं किया है तो हो सकता है टीचर 0 नंबर दे दे, 3 डिग्री के नंबर ना दे, क्योंकि मेन इसमें ये अलाइलिक ही है कि डबल बॉन्ड के साथ अलाइलिक। 3 डिग्री एडिशनल है, 3 डिग्री उसके साथ साथ। सिक्स्थ, 1 डिग्री। 1 डिग्री। क्या ये अलाइलिक या बेंजाइलिक है? नहीं, ठीक। चलो, कार्बोकेटाइन समझ आ गया कि क्या होते हैं, एन टाइप्स कैसे हैं। आगे करते हैं। सेकंड है कार्बोनाइन्स। कार्बोनाइन्स जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक कार्बन होगा जो 3 बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगा। कार्बन 9, कार्बन 9। कार्बन आयंस क्या है बेसिकली? इट इज एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। इस पे लोन पेयर भी होगा तो sp3 हाइब्रिड बनेगा। इट इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन with a negative charge and 3 covalent bonds. In immediate surrounding. ये तो प्योर डेफिनेशन हो गई। हाइब्रिडाइजेशन की हमने डेफिनेशन में ही बात कर दी है। sp3 with 1 lone pair, शेप क्या होगी साक्षी? sp3 with 1 lone pair, पिरामिडल, बिल्कुल पिरामिडल इन शेप। तो असली में इसकी शेप कुछ इस तरीके की रहेगी कि कार्बन होगा जो लोन पेयर है या जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ होगा। दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एंड 3 R ग्रुप्स हैं बेसिकली, हाइड्रोजन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 3 ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिच होगा या पहली बात नॉन प्लेनर, पिरामिडल है तो प्लेनर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिनेशन? बोलो बोलो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। सिंपल करो, पहले से नोट करो, फिर इसके टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोनाइड्स। टाइप्स ऑफ कार्बोनाइड्स। तुम देख लेना कि तुम्हें दोबारा से लिखना है इसे या कैसे। क्लासिफिकेशन एकदम सेम है जैसे वहां था, बस अब कार्बोकटायन की जगह कार्बन आयन हो गया है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज। बाकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन सेम है।
तो सबसे पहले आ जाएगा मिथाइल कार्बन आयन। मैं कार्बन आयन को Ca से लिख रहा हूं। तो सबसे पहला आएगा मिथाइल कार्बन आयन, कार्बन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज विथ 3 हाइड्रोजन्स, 1 डिग्री कार्बन आयन या प्राइमरी कार्बन आयन जिसके साथ एक ही कार्बन लगा हो या एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो, 2 डिग्री कार्बन आयन जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, 3 डिग्री कार्बन आयन जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, या टर्शियरी कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन, बेंजीन के पड़ोसी वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, अलाइल कार्बन आयन, डबल बॉन्ड के पड़ोसी वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, फिर आएगा विनाइल कार्बन आयन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज। नोट करना है? आराम से करो। फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या है? बेसिकली कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, उसने 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिए बॉन्डिंग में, 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए बॉन्डिंग में, अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स। कोई डाउट? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 3 तो बॉन्डिंग में यूज कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, डेफिनेशन इसकी तुम किस तरीके से लिखोगी? अच्छा, इसकी हाइब्रिडेशन बताओगी? नहीं बच्चे, sp2 लोन पेयर तो है ही नहीं, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते थे। इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर। लोन पेयर नहीं बनेगा ये, लोन पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? इट इज अ स्पीशी, या sp2 हाइब्रिड कार्बन, ऐसे लिख लो, sp2 हाइब्रिड कार्बन with 3 sigma bonds in immediate surrounding, three covalent bonds करो, not sigma, with 3 covalent bonds in immediate surrounding, and 1 unpaired electron। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होगा। कोई डाउट? साक्षी, इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या स्टेबल? क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है।
अच्छा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। yes sir, अभी इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 7 7। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इमीडिएट सराउंडिंग। क्या ऑक्टेट पूरा है? no sir, तो फिर कैसा रहेगा? missing deficient, ऑक्टेट डेफिशिएंट and hence electron deficient। करो इसे। इसमें भी सेम टाइप्स आएंगे, अभी वो कराता हूँ, पहले ये नोट करो। Done। Again same types of free radicals। तो हेडिंग डलेगी टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। मिथाइल फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल या सेकेंडरी फ्री रेडिकल। फिर आएगा टर्शियरी फ्री रेडिकल या 3 डिग्री फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल having unpaired electron, having unpaired electron, and vinyl allyl free radical, carbon directly attached to double bonded carbon has unpaired electron, and then vinyl free radical। करो इसे नोट, इसको भी क्यों छोड़े, लिखो इसे फटाफट। किसी में नहीं है तो एज सच ना ही हम ये कहीं यूज करेंगे, लेकिन बस पता होना चाहिए। ये +2 में जाके रिएक्शंस में यूज होंगे, एक रिएक्शन में, वो भी कार्बिन्स। कार्बिन्स क्या होते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, अब 2 होंगे और 2 सिंगल बॉन्ड्स होंगे। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, स्पीशीज in which carbon atom has 2 unpaired electrons and 2 single covalent bonds।
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। ये कैसे होंगे साक्षी? इलेक्ट्रॉन रिच, डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। सेम ऑक्टेट डेफिशिएंट है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगी। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो ही तरह की होती है, इसमें टाइप्स में भी चेंजेस है। ये दो तरह की होती है, एक है सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, और एक है ट्रिपलेट कार्बिन। एक है सिंगलेट कार्बिन और एक है ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन क्या है, कुछ आइडिया है इसके बारे में साक्षी? जो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम, टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बेसिकली, इसको ऐसे करो, टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कर दो, अनपेड की जगह टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फिर आगे दिक्कत आ रही है उस डेफिनेशन में। टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कर दो जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा कि अगर जो दोनों के दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिट, अगर वो सेम ऑर्बिटल में होते हैं तो वो सिंगलेट कार्बिन बनाएंगे। टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, एक ही ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन जाते थे, दो इलेक्ट्रॉन जाते थे तो उनको पेयर होना पड़ता था, याद है या नहीं? एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है, टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन present in two different orbitals, अगर वो अलग अलग ऑर्बिटल में हैं तो वो अनपेड होंगे। ईच इलेक्ट्रॉन इज अनपेड। इसमें कुछ ये वाला एग्जांपल आ जाएगा, इस तरीके से। कोई डाउट? एंड ये याद रखना कि ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट। ट्रिपलेट कार्बिन is more stable than singlet। नोट करो इन सब चीजों को। और एक हेट्रोलिटिक याद है? यस सर। हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, एज्यूमिंग, एंड मैं इस बॉन्ड की इस तरीके से क्लीवेज कर देता हूं, तो इससे क्या मिलेगा?
या फिर मान लो यहाँ Cl है, वो ज़्यादा आसान रहेगा। मान लो यहाँ Cl है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो वो इलेक्ट्रॉन ले गया। ठीक, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले गया है तो हमने कहा था कि बॉन्ड टूट जाएगा, जिस साइड हमने एरो हेड किया है उस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। याद है? कोई डाउट? क्या हुआ क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलते हैं? कार्बोकटाइंस। ये कार्बन आयन नहीं है, ये सिर्फ कार्बोकटाइन है। ये तो क्लोराइड है ना, इट इज नॉट अ कार्बन आयन। अभी के लिए कार्बोकटाइन बनो। अगर कार्बन आयन बनाना है तो वो भी बन जाएगा, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी एटम ले लो, He ले लो, एज्यूम कि हमने इसको ऐसे तोड़ दिया। अगर हमने इसको ऐसे तोड़ा होता तो अब एरो हेड हमने यहाँ पे नेगेटिव की तरफ डाला है। ठीक, तो बेसिकली अपने को कार्बन आयन भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज से मिलेगा। ये पॉइंट लिखवाने का मतलब क्या है? वहां पे मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा है जो अब वाइंड अप कर लेते हैं। कार्बोकटाइंस and carbon ions are formed by heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage. कोई डाउट? कार्बन फ्री रेडिकल्स कैसे बनेंगे साक्षी? कुछ आइडिया? होमोलिटिक क्लीवेज से। होमोलिटिक क्लीवेज में हम क्या कहते थे कि एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ऐसे ही कहते थे, याद है? है ना? तो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय होमोलिटिक क्लीवेज। Free radicals are formed by homolytic cleavage। नोट करो इन चीजों को, फिर आगे करते हैं। बोलो बोलो। एक इंटरमीडिएट है और एक लीविंग ग्रुप है। ऊपर वाला है सब वही वाला चीज, उसमें एक लीविंग ग्रुप है और एक इंटरमीडिएट है। नहीं, अब ये दोनों इंटरमीडिएट हैं, ये दोनों ही रिएक्ट कर सकते हैं। इस वाले केस में ये लिविंग ग्रुप है, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के अंदर कार्बन होना जरूरी है, ये हमेशा याद रखो। इंटरमीडिएट वही कंपाउंड बन सकता है जिसके अंदर कार्बन हो। अगर कार्बन नहीं है तो वो कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, ये 100% एश्योर्ड है। ठीक, उसके अंदर कार्बन होना जरूरी है। अब जैसे ये है Cl- इज लिविंग ग्रुप, ये इंटरमीडिएट है। क्लियर? बता रहा था कि जो भी इंटरमीडिएट्स हैं उसके अंदर कार्बन होना जरूरी है। जैसे अब इस हिस्से में कार्बन है तो ये इंटरमीडिएट है, ये लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप है, ये इंटरमीडिएट है। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों फ्री रेडिकल्स है, ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल है, ये दोनों के दोनों ही इंटरमीडिएट्स हैं। यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है। क्लियर? ये नहीं नोट करो इन्हें। जैसे अभी अभी हमने
कार्बोकटायंस को क्लासिफाई किया, कार्बन आयंस को क्लासिफाई किया, कार्बन फ्री रेडिकल्स को क्लासिफाई किया, ऐसे ही हम कार्बन्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है जो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा है, मतलब एक अल्काइल ग्रुप से लगा है बेसिकली, ठीक, और बाकी के उसके साथ लगे हैं हाइड्रोजन्स, बाकी के क्या लगे हैं, हाइड्रोजन्स, तो ये जो कार्बन होगा ये 1 डिग्री कार्बन बन जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन से लगा है, एक ही अल्काइल ग्रुप से लगा है। ये क्लियर या नहीं? यस सर। और जो हाइड्रोजन्स 1 डिग्री कार्बन से लगे होते हैं वो हाइड्रोजन्स भी 1 डिग्री हो जाएंगे। ये तुम्हें अपनी वर्डिंग में लिखना होगा, इसको लिख लो एक बार कि एक ऐसा कार्बन, या मैं लिखवा देता हूं, कार्बन अटैच्ड विथ 1 कार्बन, तो वो 1 डिग्री होगा, ठीक। हाइड्रोजन्स attached with 1 degree carbon are known as 1 degree hydrogen। अगर मैं उसको 2 R ग्रुप से लगा दूंगा तो वो बन जाएगा 2 डिग्री कार्बन, बाकी के 2 हाइड्रोजन्स। तो अब ये कार्बन भी 2 डिग्री हो गया है और ये हाइड्रोजन्स भी कैसे हो गए हैं, 2 डिग्री। क्लियर? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों सेम रहेंगे। हाँ, बेसिकली जो डिग्री कार्बन की है वही डिग्री उससे अटैच्ड हाइड्रोजन्स की होंगी। क्लियर? यस। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब जैसे एक कार्बन है जो 3 R ग्रुप से लगा है, अगर वो 3 R ग्रुप से मतलब 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो 3 डिग्री कार्बन है। तो ये हाइड्रोजन भी कैसा है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब बताओ क्या क्वाटरनरी कार्बन एग्जिस्ट करता है? 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, ठीक है ना, 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोल सकते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोल सकते हैं, 3 डिग्री इज टर्शियरी। क्या 4 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट करेगा? करेगा बच्चे, करेगा। ये देखो चारों के चारों R ग्रुप से लगा देते हैं तो ये 4 डिग्री कार्बन बन गया। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा? यस सर। यस। कैसे? फोर डिग्री हाइड्रोजन कैसे साक्षी? फोर डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा साक्षी? नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन वो हो सकता है जो 4 डिग्री कार्बन से लगा हो। कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो ये 5वां बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं कभी। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं होती। सेम बेंजाइलिक अलाइलिक भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। जनरली कार्बन के लिए हम यही 2-3 चीजें यूज करते हैं, तो इसे नोट कर लो।
अच्छा सच में मंडे क्लास नहीं लूंगा साक्षी, मंडे 21 है ना जाना है, तो मैं मंडे क्लास नहीं लूंगा, मंडे फ्री होगी। तो कल तुमने कहीं जाना है या ऑफिस चाहिए, क्योंकि 2 टेस्ट हैं 1 क्लास है। कल ऑफ दे दो, ट्यूसडे को ले लेना क्लास। ठीक है चलो ट्यूसडे रखेंगे। लिख लिया ये, करें अभी। डिग्री of hydrogen is same as degree of carbon with which it is attached. With which it is attached. नोट करो इसे, उसको ट्राई करो। फाइंड अगेन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। तुम्हें बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ, बेसिकली कितने टोटल 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री कार्बन, कितने 4 डिग्री कार्बन, सिमिलरली हाइड्रोजन। करो ट्राई से, एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, अगर सही सही हो जाए। करो ट्राई, आराम से स्ट्रक्चर बनाओ और उस हिसाब से ट्राई करो। हेडिंग डालो अब, इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली हमने एक इफेक्ट किया था मेसोमेरिक, इंडक्टिव मैंने रोक दिया था एंड मुझे ये था कि मैं ये कुछ टॉपिक्स कवर कर दूं, फिर मैं इंडक्टिव इफेक्ट करवा दूंगा। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या बेसिकली, अगर हम वैसे नॉर्मली देखें तो अगर हम एक कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड देखते हैं, ठीक, ऑक्सीजन हेलोजन, तो हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर या नहीं? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards a more electronegative element is known as डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स towards a more electronegative element is known as inductive effect. अब देखो होता क्या है, हेलोजन ने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए, जिसके कारण कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। मान लो इसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ होता, एज्यूमिंग कि इसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ होता, या अलग से केस बना लेते हैं,
मान लो इसके साथ एक और कार्बन एटम लगा हुआ है, तो अब क्या होगा, देखो बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए इससे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए, जिसके कारण इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रहा है? तो मतलब ये चलता जाएगा इस तरीके से। बेसिकली हैलोजन ने शुरू किया, हैलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, फिर ये अपनी डेफिशिएंसी कंपनसेट करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस तरीके से चलता जाएगा। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? सर अगर एक और कार्बन अटैच हुआ तो भी सेम वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सीक्वेंस में है, चाहे आगे एक और कार्बन लगा दो, फिर वो ये वाला कार्बन, मान लो मैं यहाँ पे एक और कार्बन लगा देता हूँ, तो ये वाला कार्बन इससे खींचेगा, फिर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से ये चलता जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, ध्यान देने वाली बात क्या है इसके अंदर, चलो मैं बाद में लिखवाता हूँ, पहले इतना ही लिखो, मैं पॉइंट्स में लिखूंगा उससे पहले। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट समझ आया यस कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है, इट इज अ परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए गया है फिर वापस आ जाएगा, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं। आई इफेक्ट, मिजोमेरिक इफेक्ट याद है साक्षी? सर। ठीक, लिखिए ये, इसे नोट करो। डू नॉट शो any inductive effect हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं, इसके इफेक्ट टाइप्स। ये भी दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड सेकंड इज माइनस आई इफेक्ट। सर प्लस एंड माइनस से तो डिफरेंट है। प्लस एम माइनस एम में रेजोनेंस थी, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, वहां पे रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए थे, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक, यस सर। क्या लगता है साक्षी, प्लस आई क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा या जो इलेक्ट्रॉन लेगा? जो इसका देगा। बेसिकली जैसे प्लस एम में था, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, मतलब देना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, प्लस आई को हम बोला करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट एंड माइनस आई को हम बोला करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
ड्राइंग इफेक्ट एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक लिखो जो लिखना है, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहला आता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट करने से पहले चलो एक ना सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाया करेंगे तो हमें अपने मॉलिक्यूल के अंदर ना सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढना हुआ करेगा कि हम कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाना चाहते हैं। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन rich site in a molecule is center of observation। जैसे जनरली सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम G से डिनोट करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये अपना कोई मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो ये क्या होगा? अपना सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ये नहीं yes, या फिर ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये बनेगा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए कि हम प्लस आई या माइनस आई कहाँ पे लगा रहे हैं। तो हम सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के विद रिस्पेक्ट टू प्लस आई या माइनस आई लगाया करेंगे। तो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ करेगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच साइट इन अ मॉलिक्यूल, साइट मतलब एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो अंडर ऑब्जर्वेशन हुआ करेगा बेसिकली। तो प्लस आई इफेक्ट क्या है? any group, any atom or group of atom, any atom or group of atom which can donate electron towards to center of observation. Any atom or group of atom which can donate electrons to center of observation is known as plus I group, plus I / electron releasing group, and effect is known as प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? ये नहीं, कोई भी ग्रुप या कोई भी एटम अगर अपने सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो क्या होगा? प्लस आई। डोनेट कर रहा है मतलब इस तरीके से एरो बनाया करेंगे हम, तब मैं कहूंगा कि जो आर है वो क्या है? प्लस आई। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। क्लियर? ये नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्लस आई शो कर रहा है या नहीं?
हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस आई ग्रुप्स। सुनो पहले सुनो समझो, अगर अपने सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है उसके आसपास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तब वो ग्रुप हमेशा ही प्लस आई होगा विथ फ्यू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अभी हम करेंगे। तो हमने बस क्या देखना है, सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है वो चेक करना है। अगर उस एटम के आसपास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं देन दैट ग्रुप विल बी प्लस आई ग्रुप। ठीक है, कोई डाउट? तो तुमने क्या चेक करना है, चेक एटम डायरेक्टली attached to center of observation. Check atom directly attached to center of observation. If that atom has only single bonds, in immediate surrounding, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ मैंने एक तरीका सा बनाया है, क्योंकि एज सच काफ़ी टीचर अलग अलग तरीके से कराएंगे इस कंसेप्ट को। तुम्हारे स्कूल वाले टीचर किसी और ही तरीके से कराएंगे इस कंसेप्ट को, लेकिन मैं इस तरीके से ही कराऊंगा। तो इफ दैट एटम हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन इमीडिएट सराउंडिंग, देन द होल ग्रुप will behave as प्लस आई ग्रुप। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अपना कोई सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है G, उससे मैंने लगा दिया CH3। तुमने क्या चेक किया कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास सिंगल बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल हैं। सिंगल बॉन्ड्स है तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ही प्लस आई हो जाएगा। प्लस आई हो जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, पूरा का पूरा ग्रुप। अगर मैं G के साथ ज्यादा कार्बन लगाता हूं, कुछ और कार्बन लगा देते हैं, मान लो यहां पे डबल बॉन्ड भी है, एज्यूमिंग कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, लेकिन हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम चेक करना है। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, डायरेक्टली अटैच्ड एटम ये है, इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, दिस होल ग्रुप विल बिहेव एज प्लस आई ग्रुप। मतलब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? ये नहीं साक्षी, नहीं समझ आया? आवाज आ रही है? इसलिए अटैच्ड एटम के इमीडिएट सराउंडिंग में आसपास सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो वो पूरा ग्रुप ही प्लस आई हो जाएगा। डबल बॉन्ड बहुत दूर है, हमने डायरेक्टली अटैच्ड एटम ही चेक करना है सिर्फ। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, पहली एक्सेप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन से? हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर हम सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ फ्लोरीन लगा देते हैं या क्लोरीन लगा देते हैं,
या कोई और हैलोजन लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं या आयोडीन लगा देते हैं, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। ये माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये देते नहीं। या हम सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ OH लगा देते। अब डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास सिंगल बॉन्ड्स है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है। सिमिलरली अगर हम सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ NH2 लगा देते हैं, तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। दूसरी एक्सेप्शन इसके अंदर आएगी अपने पास CH3 ग्रुप। अगर एक कार्बन के साथ 3 हैलोजन लगे हैं, हैलोजन इतने पावरफुल होते हैं कि वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने ही नहीं देंगे, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड क्यों नहीं है। वेयर X इज हैलोजन। ठीक, तो अगर हम कभी भी अपने सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ मान लो CCl3 लगा देते हैं, अब क्लोरीन इतने पावरफुल है कि वो कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन लेने पे मजबूर कर देते हैं, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके आसपास सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही हैं। एंड लास्ट एक्सेप्शन, थर्ड, if directly attached atom has positive charge. If directly attached atom has positive charge, ये तो क्लियर ही है कि अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम खुद ही बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से? वो कभी भी नहीं दे सकता, वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही। जैसे नाइट्रोजन लगा दूं मैं पॉजिटिवली चार्ज्ड और उसके आसपास 3 हाइड्रोजन लगा दूं, तो नाइट्रोजन वैसे भी नहीं देता, अब ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो ये कहां से देगा? ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? सर लास्ट केस में तो और कोई भी एटम चलेगा ना? कोई भी एटम चलेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। जनरली तुम्हें यही वाला देखने को मिलेगा, तो ये तो वैसे भी नेगेटिविटी से भी समझ आ रहा है एंड पॉजिटिव चार्ज वाले रूल से भी समझ आ रहा है। करो इसे नोट। कहाँ से नोट करना है? शुरू से? सर सारा हो गया। यहाँ से एक्सेप्शंस सर सारा कर लिया है। कर लिया है? ओके, ठीक। अब बात करते हैं फिर माइनस आई की। माइनस आई इफेक्ट। अगर कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम if any atom or group of atom withdraw electron density towards itself, बेसिकली प्लस एम माइनस एम में भी यही हो रहा था, प्लस आई माइनस आई में भी सेम ही है, बस उसमें रेजोनेंस के थ्रू हो रहा था, यहाँ बिना रेजोनेंस के हो रहा है। If any atom group of atom withdraw electron density towards itself, then it is known as minus I group, and effect is known as minus I effect. And effect is known as minus I effect. अब
पता कैसे लगेगा कि कोई भी ग्रुप माइनस आई है या नहीं है? वो कैसे पता चलेगा? अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के आसपास एक भी पाई बॉन्ड आ गया तो वो माइनस आई होता है। इफ एटम डायरेक्टली attached to center of observation, if atom directly attached to center of observation has at least one pi bond, pi bond का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड in immediate surrounding, in immediate surrounding, then whole group will behave as minus I. Clear? Good out. एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। मान लो अपने पास सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एंड उससे मैं लगा देता हूं CH एल्डिहाइड। अब देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन, और उसके आसपास पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, कभी देता नहीं है। ठीक, CN लगा देता हूं, CN में भी पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है, कभी देता नहीं है। NO2 देख लेते हैं, NO2 में भी तो डबल बॉन्ड होता है, और ये तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का भंडार है, तो ये तो कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा ही। इनफैक्ट अगर कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड बना ले, ऐसा कुछ ग्रुप आ जाए, तब भी ये इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर? कोई डाउट? प्लस ऑल थ्री एक्सेप्शंस कवर्ड इन प्लस आई। वो एक्सेप्शंस जो थी वो भी माइनस आई शो कर रही थी। सर वो सारी माइनस आई शो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे, जितने भी हैलोजेंस हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। देखो ये माइनस आई है, ये ऑक्सीजन की तरफ आ रहा है ना, तो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ग्रुप पूरा का पूरा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एरो ग्रुप की तरफ है, तो ये माइनस आई है। अगर एरो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएगी, ध्यान से देखो, अगर एरो सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ जा रही है, तब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि एरो इससे दूर जा रही है। लेकिन अगर ग्रुप की तरफ एरो आ रही है या एटम की तरफ एरो आ रही है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खींच रहा है। ठीक, यस सर। बेसिकली एरो तो हमें खुद ही बनानी है, हमें तो बस कंसेप्ट को समझना है। बस 4-5 पॉइंट्स और हैं, उसको लिखते हैं एंड फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट तो हम ट्यूसडे से ही शुरू करेंगे। लेकिन बस ट्यूसडे से पहले पहले मतलब तुम्हें सारा आना चाहिए। ट्यूसडे से पहले रेजोनेंस, क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज के एरोज वो सब मतलब समझ आना चाहिए उसका, इंडक्टिव इफेक्ट और कार्बोकटायन, कार्बन आयन, ये सब चीज़ें कि बेंजाइल कौन सा है, मतलब देखते ही पता हो जाना चाहिए कि बेंजाइल है या एलाइल है, ऐसी चीज़ें। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अभी नहीं चाहिए होंगे, वो रिएक्शंस में ही चाहिए होंगे प्रॉपर, तो वो देख लेंगे उस टाइम। सर इस पर टॉपिक्स रिपीट करना। टॉपिक्स बच्चे, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, मेनली जितना ऑर्गेनिक किया है, नॉमेनक्लेचर को छोड़ के उसके बाद का सारा ही है। रेजोनेंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स,
हमें वहाँ एरोमेटिक चाहिए होगा, नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं चाहिए होगा, बस एरोमेटिक कंपाउंड का पता होना चाहिए। एरोमेटिक, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, इंडक्टिव, मतलब इन चारों को हम अप्लाई करेंगे टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस, कार्बन आयंस एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स। मतलब हमने जो इंटरमीडिएट्स बनाए हैं, हम ये 4-5 इफेक्ट्स जो स्टडी कर चुके हैं, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, वहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था, ध्यान से देखो। मतलब जब एरोमेटिक कराया वहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लगाए, ठीक। फिर रेजोनेंस कराई, वहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव लगाए हैं। एंड इंटरमीडिएट्स हैं बेसिकली, वो सब के सब क्या थे अपने लिए, एक इंटरमीडिएट्स। अब हम उसकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे मतलब ट्यूसडे से। एक और इफेक्ट बाकी है, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो छोटा सा है, 5 मिनट का टॉपिक है वो, तो वो अब कराने के बाद मैं उसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन शुरू करता हूँ, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में आज तो नहीं कराऊंगा, इंडक्टिव के साथ साथ तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी उसमें, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम अगली क्लास में देखेंगे। एक बार तो लिख लिया ये? Yes, sir. चलो हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट, सम इम्पोर्टेंट points regarding inductive effect। सबसे पहला तो है, more is the number of carbons in alkyl chain या alkyl group, more is electron releasing effect। कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक बार अपने सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से CH3 लगा हुआ था, एक बार अपने सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से लगा हुआ था CH3, एक बार अपने सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से लगा हुआ था CH2CH3, एक बार अपने सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से लगा हुआ था CH3CH2CH2। तो अब देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्लियर है या नहीं? Yes, sir. इसमें भी सिंगल बॉन्ड्स हैं डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इसमें एक ही कार्बन है तो ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें 2 कार्बन है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें 3 कार्बन है तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. ठीक। मान लेते हैं हम एक और कंपाउंड करते हैं, एक ये कंपाउंड है साक्षी, एंड एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। चारों में से, तीनों में से अगर हमें ऑर्डर अरेंज करना हो, सबसे ज्यादा प्लस आई कौन सा शो करेगा, सबसे कम प्लस आई कौन शो करेगा? तीनों में ही प्लस आई हो रहा है, ये तो क्लियर है क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब तो कार्बन भी सेम है,
4 कार्बन है, तो हमारा ऊपर वाला पॉइंट भी फेल हो गया। अब क्या लगता है, हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, हाइड्रोजन ना प्लस आई शो करता है ना माइनस आई शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट ही शो नहीं करता है। साक्षी नहीं, First is the first place, the second, the third. क्यों, रीजन? चलो देख मैं समझाता हूँ। जो चीज कॉमन है साक्षी, जब भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है ना, कोशिश करो कि कॉमन चीजों को हटा दो और ये देखो कि डिफरेंस कहाँ है। 3 कार्बन यहाँ पे भी थे चेन में, 3 कार्बन यहाँ पे भी थे स्ट्रेट चेन में, 3 कार्बन यहाँ पे भी थे स्ट्रेट चेन में। फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है एक कार्बन की पोजीशनिंग में। एक कार्बन है जो सबसे पीछे लगाया गया है, यहाँ पे सबसे आगे लगाया गया है सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के एकदम पास, और यहाँ मिड में लगाया गया है। अब पॉइंट क्या है, इफ कार्बन नंबर इज सेम, ये थोड़ा ध्यान रखें कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस ऑपरेटिंग, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस ऑपरेटिंग। कहने का मतलब ये है, क्लोजर द ग्रुप, क्लोजर द ग्रुप टू सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन के पास होगा मोर विल बी इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई है चाहे वो माइनस आई। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब इसके अंदर जो CH3 है वो बहुत दूर था, यहां CH3 सबसे पास है, यहां CH3 बीच में है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये बहुत पास लगा है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा देगा क्योंकि ये बहुत पास लगा है, और ये वाला ग्रुप बीच में आएगा। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा 2, फिर 3, फिर 1। कोई डाउट? No, sir. ठीक, इतना ही है इंडक्टिव इफेक्ट, इसको अच्छे से पढ़ो अब। अच्छा, बेंजीन कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई या माइनस आई? मान लो मैं सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से बेंजीन लगा देता हूं, तो बेंजीन प्लस आई होगा या माइनस आई? Minus है। माइनस आई, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टली टाइड एटम जो है वो पाई बॉन्डेड होगा। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट तो हो गया, टाइम अभी पड़ा है, एक काम करते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लीवेजेस याद है साक्षी, या क्लीवेज अभी पढ़नी है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज,